हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। पिछला एपिसोड आपने बहुत पसंद किया, पाकिस्तान बिटवीन मुल्ला एंड द मिलिट्री। आज मैंने फिर से कैप्टन आलोक बंसल, इंडियन नेवी, ये एक एक्सपर्ट हैं, और आज मैंने उनसे पूछा कि उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के अखबार पढ़ने शुरू किए और कैसे पाकिस्तान की किताबें पढ़नी शुरू करी। तो अगेन मैं आज पार्ट 2 के अंदर उनसे बात कर रहा हूं, कैप्टन आलोक बंसल, जो इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, उनके साथ। आज हमने जो मुद्दे बात किए, आज हमने बात की है पाकिस्तान आर्मी की 1947 से लेके आज तक की उसकी उसकी हिस्ट्री, उसकी मूवमेंट, अलग अलग दौर में क्या हुआ, क्यों भारत की सेना ऐसी रही और पाकिस्तान की सेना क्यों पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होगी, एयरफोर्स और नेवी, पैफ पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के अंदर इतना रेडिकलाइजेशन क्यों है, क्यों अल कायदा, हिजबुल तहरीर और बाकी जो तंजीमें हैं, उग्रवादी तंजीम, उनका इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी से ज्यादा रोल क्यों है। उसके अलावा हमने भुट्टो का क्या रोल रहा है, जियाउल हक का क्या रोल रहा है, कमांडो मुशर्रफ ने क्या किया पाकिस्तान आर्मी में रेडिकलाइजेशन के लिए, और फिर बाजवा, कयानी, राहिल शरीफ, इनकी बात की है। लास्ट में हम लेके आए हैं कि अब जो है दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, अब क्या होने वाला है, क्या नवाज शरीफ अगर वापस आएंगे, क्या वो जनरल्स को रेन इन करेंगे, और पाकिस्तान आर्मी को आगे आने वाले वक्त में क्या चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान स्टेट को क्या चैलेंजेस हैं। विल पाकिस्तान सर्वाइव एज अ स्टेट? जो पाकिस्तान आज है कितने साल और चलेगा, क्या इसका बाल्कनाइजेशन होगा, क्या इसका जो है लेबनाइजेशन होगा। इन सब मुद्दों पे मैंने कैप्टन आलोक बंसल से बात की है, और हमने आईएसआई पे काफी देर बात की है, जो कि एक बहुत ही पाकिस्तान आर्मी के अधीन जो एक बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है, बहुत पावरफुल एजेंसी है। उसमें पॉलिटिकल रोल कितना है और पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स का रोल कितना है, तो इस पर भी हमने बात की है। ये भी मैंने उनसे पूछा है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कैसे होने वाले हैं, और क्या पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी को एक दूसरे के साथ एंगेज करना चाहिए टॉक्स में, या एक दूसरे के साथ जो है युद्ध क्षेत्र से अलावा भी बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अफगानिस्तान के ऊपर भी हमने बात की है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, आई ओपनिंग, बिल्कुल आई ओपनिंग ये एपिसोड है। सो प्लीज वॉच दिस episode with Captain Alok Bansal on Pakistan Army, and give me feedback in the comments, and subscribe to my YouTube channel, because my second innings is for your first innings. Thank you. Jai Hind. Captain Alok Bansal, what a pleasure to have you on our sequel to Pakistan between Mullah and military. पिछला एपिसोड बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत लोगों ने मुझे फोन किया है, और देश भर में जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, सिविल सर्विसेज, एनडीए, आईएमए, एफकैट, वो सब जानना चाहते हैं सर पाकिस्तान, उसकी फौज के बारे में, बिकॉज ये बड़ा हमारे देश में क्लैरिटी है नहीं पाकिस्तान के बारे में। तो आज एन ऑनर सर to host you again. So welcome to More Talks. It's always a pleasure interacting with you, Yash. And in fact, one likes to interact through the youth of this country, through your channel and your communication medium. And it's always a pleasure. So मेरे लिए तो ये हमेशा प्रसन्नता की बात है कि आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू सर। तो वही रखेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स 60-40 के रेशियो में। तो सर सबसे पहले मुझे बताओ सर, आप पाकिस्तान को इतने सालों से देख रहे हो, नेवी के ऑफिसर हो आप सर, आपको ये पाकिस्तान में इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ, पाकिस्तान, इस्लाम, इन चीजों की ये कहाँ से ये आपको जिज्ञासा जगी कि आपने ये पढ़ना है? आप तो नेवी में थे। मैं इतिहास का विद्यार्थी था, हालांकि फॉर्मली तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं था, पर बचपन से ही मेरी इतिहास में रुचि थी। और मैंने 10 साल की उम्र से पहले ही अपने पिताजी की सारी इतिहास की किताबें, जो कि एमए हिस्ट्री में थे, तो यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री खत्म कर दी थी। तो इतिहास में हमेशा से एक रुचि रही। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मेरा ये मानना था कि भारत का जो विभाजन हुआ वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो मैं उस अखंड भारत की परिकल्पना में अपने आप को प्रेरित पाता था। तो जब आप अखंड भारत की बात करते हैं तो सिर्फ आप
का इंटरेस्ट जो है सिर्फ भूगोल में नहीं होता। आप जानना चाहते हो कि जो भाग हमसे अलग हो गया वहां क्या हो रहा है। तो हम्म। मैं पाकिस्तान में मेरी रुचि थी। 1995 के करीब मैं डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में था। वहां पहली बार मुझे पाकिस्तान के अखबार मिलने शुरू। उस जमाने में प्रिंटेड पेपर्स आते थे और वो 15-15, 20-20 दिन के अखबार एक साथ वहां की लाइब्रेरी में आते थे। तो मैं जाता था और एक एक अखबार धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता था, क्योंकि जब 15 दिन के अखबार एक साथ हैं तो उनको पढ़ने में उतना समय भी लगता था। तो हम्म। धीरे धीरे वो रुचि बढ़ती चली गई। मैं, क्योंकि अखबार पढ़ना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा जरिया है किसी देश को जानने का, क्योंकि अखबार बिल्कुल। में, और जब मैं अखबार की बात करता हूँ सिर्फ ये नहीं कि कई लोग बोलते हैं सिर्फ ऑप-एड पढ़ लो आप, ऑप-एड आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, संपादकीय पढ़ लीजिए, एडिटोरियल पढ़ लीजिए, वो नहीं। मेरा ये मानना है कि अखबार को पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ना चाहिए। उसमें जो इश्तिहार आए हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो भी देखने चाहिए आपको। जो लेटर टू एडिटर्स हैं वो भी देखने चाहिए, क्योंकि वो आपको उस पूरी समाज की संरचना के बारे में बताता है, क्या हो रहा है वहां, कैसे हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, कल्चर की फील्ड में क्या हो रहा है, हर चीज जो छोटी छोटी चीज है, क्योंकि बिटवीन द लाइंस यू हैव टू रीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द थिंग। तो वो मैंने शुरू किया वहां से, और उसके आगे वो चलता रहा। 96 के उसी दौरान मुझे पाकिस्तान की दो अंग्रेजी पत्रिकाएं मिलनी शुरू हो गई। वहां पे आती थी हेरल्ड और द न्यूज लाइन। तो वो भी पढ़ता था, बड़ी अच्छी पत्रिकाएं थी मुझे लगा। और जब मैं वहां से फिर दिल्ली आया नौसेना मुख्यालय में, तो यहाँ पे भी मेरी कोशिश रही कि मैं पढ़ता रहूं। पहले नेवल ऑपरेशंस में था तो वहां पे तो शायद उतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद मैं डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस में गया। वहां पे ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स आते थे। तो वो मेरा जो प्रोसेस था वो चलता रहा। उसके बाद मैं जहां पे भी गया, मैंने पाकिस्तान के अखबार और पाकिस्तान की न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स में मंगवाता था। मैं विशाखापट्टनम गया तो मैंने यहाँ डीएनआई से बात करके इस तरीके का अरेंजमेंट कर लिया कि ये मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स मेरे पास विशाखापट्टनम आ जाते थे, तो मैं पढ़ता रहा उनको। उसके बाद मैं वेलिंगटन चला गया। तब तक इंटरनेट का जमाना आने लगा, धीरे धीरे इंटरनेट आने लगा। लेकिन मैं वेलिंगटन तक भी फिजिकली ही पेपरों को पढ़ता था। जब मैं वेलिंगटन में था तो मैंने एमफिल किया, और जो मेरा एमफिल का डिसर्टेशन था वो था प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। और हम्म। उस टाइम मेरे एक मित्र जो थे, नेवल अटैचे थे, नेवल एडवाइजर थे इस्लामाबाद में, जब वो वापस वहां से वेलिंगटन आए लेक्चर देने, तो मेरे लिए कई किताबें वगैरह भी लेके आए। तो इस तरीके से एक शौक बढ़ता गया। 2004 के करीब मैं वापस नौसेना मुख्यालय में आया, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस में था। और तब तक इंटरनेट से थोड़ी वाकफियत जो थी मेरी थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि हम लोग तो एक उस जनरेशन के लोग हैं जब कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं होती थी। हम्म। तो धीरे धीरे इंटरनेट पढ़ने लगी, और फिर मुझे पता चला कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स को देखा जा सकता है। तो 2004 में ही मैंने आईडीएस से ज्वाइन किया। और हालांकि मैं जब ज्वाइन करने गया तो मुझे बोला कि भाई आप एक नौसेना अधिकारी हो, आपका जो फोकस होना चाहिए वो मैरीटाइम इश्यूज पे होना चाहिए। तो हाँ। मैंने मैरीटाइम सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट लिया। हम्म। लेकिन जब मैं वहां जा रहा था तो उन्होंने मेरा एमफिल डिसर्टेशन देखा, मैं उसकी कॉपी ले गया था। तो उन्होंने कहा कि आप जो भी करो उसमें पाकिस्तान को भी तरफ आप पाकिस्तान का एंगल भी देख लेना। तो फिर उस तरीके से मैं दक्षिण एशिया का जो वहां उनका जो क्लस्टर था उसका मैं हिस्सा बन गया। और वहां पे ही मुझे पता चला कि हाँ, एक साइट होती थी जिसमें पाकिस्तान के सारे अखबार एक साथ आप देख सकते थे एक दिन में। तो फिर वहां से मैंने अखबारों को देखना शुरू किया फिर से ऑनलाइन। अभी तक तो फिजिकली देखते थे, हाँ हाँ। जो वहां पे भी मैगजीन्स आती थी आईडीएस से, पर अब ऑनलाइन देखना शुरू किया। पहले द न्यूज और डॉन पढ़ता था, डेली पढ़ता था, इंटरनेट एडिशन पढ़ता था। पर इंटरनेट एडिशन में वो बात नहीं आती थी, क्योंकि उसमें वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे ये पेपर्स भी एडवांस होते चले गए, इन्होंने सबने ई पेपर निकालना शुरू कर दिया। तो अब क्या है कि आपको वो अखबार जो फिजिकली ना भी मिले, आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाता है कि क्या एडवर्टाइजमेंट है, कौन सी स्टोरी किस पेज पर आई है, क्या तस्वीर आई है, क्या हम्म। लेटर टू एडिटर है। तो वो मेरा एक रूटीन सा बन गया है। पहले मैं 2 पेपर पढ़ता था, अब आज की तारीख में सिर्फ एक ही पढ़ पाता हूँ, समय का अभाव है। पर मैं कोशिश करता हूं कि रोज एक पाकिस्तान का पेपर पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढूं, चाहे एक्सेलेंट। रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, जो बज रहे हो। ये मेरा एक रूटीन और ये कभी मिस नहीं होता।
तो इससे थोड़ा पाकिस्तान के बारे में जानकारी जो है स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है. So my knowledge level on Pakistan increased, and when you start reading about Pakistan, then you get into other associated subjects like Islam, Afghanistan, because that is absolutely essential if you really want to understand Pakistan. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, ये कमाल आपने, मैं आपको इतनी बार मिला हूं, मुझे ये नहीं पता आप 95 में स्टाफ कॉलेज, मैं 96 में गया था स्टाफ कॉलेज, 96 97 DSSC 52, और उसके बाद मैं पढ़ाने भी गया बहुत साल बाद, वहां पे इंस्ट्रक्टर था। मैंने बांग्लादेश में पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ नौकरी करी, UN में नौकरी करी, और मुझे पाकिस्तान का इंटरेस्ट हुआ 87 में, जब अब पुंछ में था लाइन ऑफ कंट्रोल में, और मैंने पहली किताब पढ़ी पाकिस्तान आर्मी, ग्रीन कलर की, जो है बहुत फेमस राइटर हैं जिन्होंने काफी पाकिस्तान पे लिखा है इंग्लिश में। तो मुझे इतना नहीं जितना आपको डीपली है, बट उनके ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स और ये वो जिस तरीके से उनकी फौज, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहा। बट आपकी जो इंटरनल, जो आप बात करें, अंदरूनी जो हालात हैं उनके, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात किया है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है, बहुत जबरदस्त है। तो मैं सर सबसे पहले आप से पहला क्वेश्चन आज ये पूछूंगा कि क्या आप मेरे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की 1947 से लेके कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कैसे एक जो आर्मी, ब्रिटिश आर्मी से एक इस्लामिक काइंड ऑफ आर्मी कैसे बनी, और उसका कैसे स्वरूप, जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स, इफ यू कैन जस्ट टेल अस हाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान आर्मी। देखिए, क्या है कि विशेषकर हमारे यहाँ, स्पेशली हमारी आर्मी के अंदर एक गलत फहमी है कि पाकिस्तान की फौज हमारे जैसी ही फौज है, क्योंकि हम दोनों का जन्म एक ही उससे हुआ है. वी वर born from the same origin, we had the same origins, we were the same training, we had the same training pattern. uh, and what also happens is that when you meet them in UN assignments, you find them that they are just like you. There is no doubt most of some of them are like you, but my personal take is that today Pakistan army and Indian army are as different as chalk from cheese. I agree with you. The reason for that, आई एग्री विद यू, मेरा भी यही असेसमेंट है कि अभी हम ना अलग अलग रास्तों पे जाते जाते दूर दूर होते जा रहे हैं। और क्या हुआ उसको हमें समझना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ. देखिए, जब स्वतंत्रता मिली, भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने, तो दोनों की फौज एक जैसी थी, वही ब्रिटिश फौज थी, दोनों के कमांडर इन चीफ ब्रिटिश थे. 47-48 में हमने लड़ाई की, और आपने देखा कि कश्मीर में दोनों ने ही गलतियां की, दोनों की ही गलतियां थी, दोनों के ही डिजास्टर्स थे अगर आप देखें, और उसी के कारण आज भी वो स्थिति है, क्योंकि ना हम डिसाइसिव बैटल जीत पाए, ना वो जीत पाए. हमसे भी गलतियां हुई और उनसे भी गलतियां हुई. और जब मैं गलतियों की बात कर रहा हूं, मैं मिलिट्री डिफीट्स की बात कर रहा हूं. जैसे हम स्कार्दू को रिलीव नहीं कर पाए, जबकि शेरजंग थापा जो है 14 अगस्त 1948 तक वहां पे लड़ते रहे अकेले, सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द एनिमी. ही कंटिन्यूड, बट regrettably we could not link up with him despite sending various columns, and some of those columns were defeated in a very very disastrous way, in a very and the way they went about it tactically was very very unsound. Unfortunately, we don't like to discuss or analyze our failures. We talk about our successes, but we are extremely reluctant as a society to discuss our failures, which to my mind is a very very big drawback, because if you don't analyze your failures, you will not be able to succeed in future. Successes you can propagate, you should propagate, but it is far more important to analyze your failures than successes. Unfortunately, there is a certain amount of inertia and reluctance to discuss our failures. But having said that, as I said, 47-48 we were the same thing. British officers on top, we had the people who had come, and sections of British society which continued. Now, the first major turning point was because of the political origin. As I said, Congress was a party which drew its support from masses. Mahatma Gandhi wanted Congress to be a mass-based political party. And this was one of the reasons why Jinnah was very unhappy with him, because Jinnah thought that politics was an elite pursuit and it should only be confined to the elite. Muslim League, on the other hand, was an elitist party. Its large-scale support came from landed gentry, the landlords, the big landlords, zamindars. They were the ones. And that's why Pakistan could not go for land reforms. Now, what happened is, because of this mindset, when Pakistan was eventually formed,
the political leadership had no moorings in Pakistan. As I said, the support for Pakistan was more strong in the part that remained behind in India. With India, हाँ. So there was no democratic dispensation. Also, most of the bureaucrats in those parts were Hindus and Sikhs who migrated. And as a result, there was a void. On the other hand, in military, you had large number of people from that area who were also in the officer corps and in different sections. So military wise, Pakistan's army in terms of manpower was not really an inferior, though there was not a purely Muslim regiment or a unit in the British army. So all the units that they formed were actually fragmented to some extent. But in terms of manpower, they were not really badly off as far as officers were concerned. There were Muslim officers right from the first batch of Indian Military Academy. Muslims were fairly well represented. Fairly well. और एक और चीज है, दोनों वेदर हिंदू ऑफिसर्स हियर और मुस्लिम ऑफिसर्स देयर काफी कुछ फ्यूडल बैकग्राउंड से आते थे, राजा महाराजा, रईसों के बच्चे थे. No, this you need to understand. So please understand, till Second World War, one of the first criteria to get a commission in the Indian Army was that you had to be loyal to the British. And who were the loyalists of the British? The British loyalists were all landed gentry, those who were actually benefiting from the British. So please understand, and that's one of the reasons that why our leadership after the Britishers left was more Brit than the British. If you remember a book by an American author who says After Nehru, who in the chapter on BM Call, he says the last bastion of British imperialism in India continues to be the officers' mess of an Indian army unit. And this I'm quoting verbatim. So this is what we need to understand. So that was there. So they were from the similar aristocratic background, both of them. But what happens is that with the due course of time, the army also starts becoming representative, especially in a democracy. And you have seen that in India, the officer corps has the standard, or they have now started coming from different. And people often don't give credit, but Krishna Menon was the man who actually realized this and set up Sainik schools. One of the purposes of Sainik schools was that people from lower and middle strata of society could also join the armed forces as officers. And that maybe it was a socialistic idea, plebeian idea, which he brought in. Whereas in Pakistan, also it has come down. In fact, in Pakistan, if you actually want to transform your social or economic status, one of the best ways is going into the army. That's the only way. Otherwise, it's a very feudal society. Yeah. So I was talking about changes. Now, what happened is when the changes had to be brought in, what happened? There was no political leadership which had a support at the ground level. You didn't have good bureaucrats. Army was an effective tool. And as a result, the politicians co-opted the army into the administration. So Ayub Khan was made the defense minister, as you know. And Major General Skandar Mirza, who was actually a major only, but became Major General, became the president of Pakistan. And when he sacked the government, he actually invited Ayub Khan to come in and initially as a defense minister, and then asked him to impose a martial law. The fact of the matter is that the first coup in Pakistan happened because the army was invited by the political leadership to take over. Of course, as I said in my last lecture, I think, previously, Lieutenant General Azam Khan had been appointed as Chief Martial Law Administrator of Lahore. And his administration was so good that people started eulogizing the army, saying that while politicians are goofing up the things, army has done a wonderful job. Similar thoughts you could hear in India also in 70s, etc. Yeah, even Field Marshal Cariappa and all की कुछ statements जो है बहुत तो इस तरीके की बातें पहले सुनाई पड़ती थी. पर क्या हुआ कि जब आर्मी आ गई अयूब खान की, एंड ही वाज एन ऑटोक्रेटिक रूलर, और उसके अंतर्गत उसके शासन के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान ने आर्थिक रूप से तरक्की की. और ऐसा होता है कि जब भी कोई ऑटोक्रेटिक रिजीम आती है वो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करती है, चाहे आप हिटलर की रिजीम देख लें या किसी की देख लें.
वो हम्म। लंबे समय में नुकसान करती है, लेकिन छोटे समय में कोई भी ऑटोक्रेटिक रिजीम बड़ा बढ़िया करती है, और वही हुआ। अयूब खान की सरकार का जो आउटपुट थी वो बहुत अच्छी रही, उन्होंने काफी अच्छे काम किए। उस जमाने में लोग कोरिया, चाइना से लोग आते थे पाकिस्तान मॉडल देखने। उसका एक कारण ये था कि इनको बहुत सारी सपोर्ट भी मिला। इसी दौरान इनको बहुत, ये वेस्टर्न अलायंस के हिस्सा बन गए, सेटो के, सेंटो के। तो ये देवर पार्ट ऑफ मिलिट्री अलायंस विद द वेस्ट अगेंस्ट कम्युनिज्म, और इसके कारण इनकी बड़ी संख्या में ऑफिसर्स जो थे वो अमेरिका जाने लगे। तो जो कोशिश पहले कर रहे हैं। ब्रिटिश ओरिएंटेशन था वो धीरे धीरे अमेरिकन ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ा। हम्म। साथ ही साथ क्या हुआ कि चूंकि ब्रिटिशर्स चले गए, और चूंकि पाकिस्तान की स्थापना, जैसे मैंने कहा, कि रिलीजन के बेसिस पे हुई थी, तो religion also started making an entry, because after Jinnah's death, there was a slow Islamization of the society. A lot of people blame only Ziaul Haq, but please understand, right from Liaquat Ali's time, when Objectives Resolution was passed, slow Islamization had started, and that started. So that was the first defining tool. The second was, because having come in power, all assistant martial law administrators and lower level military had started. So military started getting used to power. And when you, somebody has said, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. And this was an absolute power, because you were not accountable to anyone except to your superior. So there was seepage of corruption. You saw things like Fauji Foundation, military started moving into fields which it should not have. Then you had 65 war, which was under Ayub Khan's time. And 65 war, I have always said, is a defining moment, because from 65 war onwards, India as a nation has started growing in strength, from strength to strength. And Pakistan as a nation has started withering away from 65 onwards. Because I have always believed that in 47, when we gained independence, Pakistan as a nation was stronger than India. Not as a state, as a nation. Nation, as you know, in political science has a difficult connotation. So 65, what happened? It brought India together. But at the same time, in Pakistan, you started seeing withering. Because what happened? Firstly, the East Pakistan felt that there was no security for them. And Ayub Khan came with that vague statement saying that defense of East lies in the West. हाँ। तो बड़ा अजीब सी बात थी। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो बाद में बांग्लादेश बन गया, उनको लगा कि भाई ये क्या बात है कि आपने कहा कि हम आपको तो सेक्रीफाइशियल लैम्ब कर दिया है, जो आपका बदला है हम वो पश्चिम में लेंगे। तो ये बात उनके गले उतरी नहीं। दूसरा क्या था कि आपने देखा जब इन्होंने कश्मीर पे हमला किया, तो एक अहमदिया जनरल थे, उनको हटाया गया। जब इन्होंने पहली सक्सेस पाली तो उन्होंने जीओसी को चेंज किया। उस जीओसी को चेंज करने में भारतीय फौज को इतना मौका मिल गया कि हम कश्मीर को कटने से बचा सके, क्योंकि उसको हटाकर इन्होंने याहिया खान को वहां का जीओसी बनाया। वो जो भी कारण थे उसके मैं बात में बात करना। और उसके बाद हमने देखा कि 65 का युद्ध जो था बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि क्या हुआ कि दोनों ही राष्ट्रों ने ये कहा कि हमने जीत हासिल, पाकिस्तान ने कहा हमने जीत की, या हिंदुस्तान ने कहा हमने जीत ली है। और आज भी पाकिस्तान डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे उसी के हिसाब से मनाते हैं। उसी पे दे सेलिब्रेट इट एज अ विक्ट्री डे और डिफेंस डे। समस्या क्या हुई कि भाई जब आपने कह दिया कि हमने दोनों ने जीता है, जब ताशकंद अकॉर्ड हुआ तो शास्त्री जी भी गए और अयूब खान भी गए। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कई भारत में लोग हैं जो ये बोलते हैं भाई कि हमने हाजी पीर क्यों दे दिया, हमने जीत लिया था, ये करना था, ये करना था। उनको ये समझना चाहिए कि 65 में हालात क्या थे। ये लोग जो है ना, क्या है कि 2024 में या 23 में बैठकर आप 65 के बारे में विचार करो, बिना जाने कि उस वक्त हालात क्या थे। 65 में भारत में अकाल पड़ा था। यस। हम PL 480 का गेहूं लेते थे अमेरिका से, जिसके ऊपर हम लोगों को खिला पिला रहे थे। वेस्टर्न कंट्रीज कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे खिलाफ वोट करते। सोवियत संघ और वॉर्सो पैक्ट के कंट्रीज हमारे सपोर्ट में रहते थे। सोवियत संघ हमारा सपोर्ट करता था, वॉर्सो पैक्ट के जो कंट्रीज थे वो हमारा सपोर्ट करते थे। इसलिए जब सोवियत संघ ने कहा कि हम आर्बिट्रेशन करेंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उनकी बात ना मानी जाए। यही हिस्सा पाकिस्तान का भी था। पाकिस्तान की भी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी 65 की लड़ाई के बाद, ना रसद थी ना सामग्री थी। तो दोनों ही देशों को वहां गए, और वहां जो उन्होंने बोला
कि भाई आपको स्टेटस को एंटे को रिस्टोर करना पड़े. यू विल नीड टू रिस्टोर द स्टेटस को एंटे. यू विल रिवर्ट टू प्लेसेस वेयर यू वर. And we also need to understand that before the 65 war, there had been a conflict in Run of Kutch. या बिल्कुल स्टार्ट वहीं से हुआ था, रन ऑफ So कच्छ। what had happened was we had gone for an arbitration where the UK Prime Minister had arbitration. And subsequently he writes this in memoirs. See, if you remember, they gave 90% of the territory or 95% of the territory to India, but they did give 5 to 10% of the territory to Pakistan. And subsequently in his memoir, he writes that we had to give something to Pakistan so as to appear that we are impartial. So India realized that if you go for an arbitration for this sort of a thing from Western countries, even though you are right, you may probably end up losing. And that's why we were reluctant to accept a Western arbitration as far as 65 was concerned. And eventually we had to go for Soviet Union. So what happened is when Soviet Union said that you revert back to status quo ante, now there was a problem. Both the sides had said that we have won the war. So if you have won the war, what you won on the battlefield, you are losing it on the table. And consequently, the reaction in both the countries were hostile. Unfortunately, in India's case, Shastri ji passed away. So that reaction got muted because there was a huge sympathy wave because of Prime Minister Shastri. But in Pakistan's case, this became even more acute. What happened? Ayub Khan's foreign minister, Zulfikar Ali Bhutto, left him in Tashkent and returned to Pakistan, resigned from the government and formed a political party to protest against the agreement and started Pakistan People's Party. Wow, अच्छा. And as a result, by the time Ayub Khan came back, there was a huge protest going on against him कि whatever you have, जो आपने युद्ध में जीता, हाँ, जो कुर्बानी दी वो तो आप हार के आ गए. And you're a military general. तो अब क्या है कि अब अयूब खान के ऊपर दबाव बढ़ने लगा. पूर्व पाकिस्तान में तो वैसे ही दबाव और बढ़ गया क्योंकि उन्होंने कहा आपने हमारी कोई उसके लिए कुछ किया नहीं. उन्होंने ऑटोनॉमी की डिमांड शुरू हुई. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, अयूब खान ने डिसाइड किया कि मैं सत्ता छोड़ दूंगा. पर उन्होंने भी सत्ता जो छोड़ी सिविलियंस को नहीं दी. उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ जनरल याह्या खान को बुला के सत्ता सौंप दी. मतलब हैंड ओवर कर दिया बेटन अगले फौजी को. अब याह्या खान आए तो याह्या खान वाज दैट वे ही वाज नॉट अ वेरी श्रूड मैन. ही वाज अ वेरी सिंपल मैन. और उसने कहा ठीक है भाई, वन मैन वन वोट बात है तो बिल्कुल सही बात है, हम वी विल गिव यू. उन्होंने वापस जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसको फिर से 4 हिस्सों में बांट दिया. पंजाब, सिंध, अलग अलग प्रोविंस बनाए, इलेक्शंस कराए. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इलेक्शंस में इस तरीके की विक्ट्री हो जाएगी. और उसमें अवामी लीग की 2 सीटें छोड़ के सारी सीट उन्होंने पूर्व में जीत ली और उनके पास क्लियर मेजोरिटी थी. अब यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो जो पीपुल्स पार्टी के नेता थे वो नहीं चाहते थे कि शेख मुजीब प्राइम मिनिस्टर बने बिना उनकी सरकार में हिस्सेदारी के. और इन्होंने याह्या खान को बोला कि आप नहीं करो. और इस वक्त याह्या खान को लग रहा था कि मेरा नाम तो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो उस वक्त एक ऐसी चीज कर रहे थे जो उनको लग रहा था कि उनको पाकिस्तान के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. वो खुफिया तौर से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को मिला रहे थे. हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आते थे, बोलते थे बीमार हो गए, और फिर एक खुफिया प्लेन से वो वहां से चाइना जाते थे. और ये याह्या खान जो है माओ जेतुंग और रिचर्ड निक्सन की मुलाकात का जरिया बन रहे थे. तो उसका तो फोकस इस तरफ था कि हम चीन और अमेरिका को मिला रहे हैं, दुनिया की 2 विरोधी शक्तियों को मिला रहे हैं, ये इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा. क्योंकि उस वक्त तक आपको ये मालूम होना चाहिए कि चीन के साथ अमेरिका के कोई राजनयिक संबंध नहीं थे. तो ये काम पाकिस्तान करता. और हेनरी किसिंजर पाकिस्तान में आके बीमार हो गए, 2-3 दिन के लिए अपने होटल के कमरे में छुपे रहे. वो एक्चुअली छुपे नहीं रहे, वो वहां से चीन गए, चीन से वापस आए, और ये सब गतिविधियां चल रही थी. और ये सारा वाया मीडिया जो था पाकिस्तान के माध्यम से हो रहा था. तो उन्होंने ईस्ट वेस्ट की तरफ ध्यान देना छोड़ के उन्होंने सोचा ये ज्यादा जरूरी काम है, हम इस तरफ ध्यान देते रहे. दुर्भाग्य से जो भी हुआ, उन चीन और अमेरिका साथ तो आ गए, लेकिन बांग्लादेश का जो लिबरेशन हुआ वो हुआ. और उसके बाद जिस तरीके से करीब 90,000 लोगों ने सरेंडर किया, उसके बाद आर्मी के ऊपर एक स्टिग्मा आ गया. और उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि जब जूनियर ऑफिसर्स जो है सीनियर लीडरशिप के खिलाफ हो गए, और उस
जो याह्या खान के बाद तीनों सर्विस चीफ्स थे उनको रिजाइन करना। इस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो बने और उन्होंने आगे बढ़ा। अब क्या है कि इस वक्त तक जो है रेडिकलाइजेशन भी पाकिस्तान में बढ़ने लगा। इस वक्त क्या है, ऑयल बूम आया मिडिल ईस्ट में, तो एक बड़ी संख्या में लोग जो है खाड़ी के देशों में जाने लगे काम करने के लिए। और जो वहां से आते थे तो वहां से वो सिर्फ डॉलर पेट्रो डॉलर्स ही नहीं लेके आते थे, वहां की विचारधारा भी लेके आते थे। वहां से जो कुरान शरीफ भी कट्टर लेके आते थे। जो कट्टर विचपंथी और विचारधारा, वहां से पैसा आता था नई नई मस्जिदें बनाने के लिए, बिल्कुल। जो तो नए मदरसे नई मस्जिदें वहां बनाने से के जो लिए। विचारधाराएं आने लगी, तो हम्म। उसके कारण रेडिकलाइजेशन बढ़ने लगा। और हम्म। जब रेडिकल रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज भुट्टो के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगी, तो भुट्टो ने 2-3 कदम ऐसे उठाए जो हम्म। आर्मी और सोसाइटी पे परमानेंट असर छोड़ा। हम्म। उन्होंने एक काम किया कि जो पाकिस्तान की छुट्टी होती थी उसको संडे से हटाकर उन्होंने फ्राइडे फ्राइडे के का। लिए कर दिया। हम्म। साथ ही साथ उन्होंने शराब बैन कर हम्म। जो खुद शराब पीते थे उन्होंने शराब बैन कर दी। शराब बैन कर दी। अब हम्म। नाउ, और साथ ही साथ तीसरा जो बड़ा कदम था, जो मैंने बताया कि उनकी जमाने में पार्लियामेंट ने अहमदियाज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर डिक्लेयर। हम्म। दिया। इन तीनों चीजों के बड़े दूरगामी परिणाम, जो जियाउल हक ने भी ना किया हो उससे ज्यादा नुकसान भुट्टो के इन 3 कदमों से। आपने शराब बैन कर दी, और उसके बाद इंडियन जो जो पाकिस्तान आर्मी का जो ऑफिसर्स मेस था, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन, उसका सोशल स्ट्रक्चर बदल गया। जैसे हम्म। पहले किसी भी मेस में होता था, लोग जाते थे, ड्रिंक्स करते थे, फिर डिनर होता था। महिलाएं अलग जाने लगी क्योंकि अब ड्रिंकिंग नहीं होती थी, वो महिलाओं और आदमियों में सोशल डिस्टेंसिंग होने लगी। वो डांस बंद हो गया, रेडिकलाइजेशन, वो डांस का जो कल्चर था वो बंद हो गया, डांस का न्यूक्लियर कल्चर पार्टी खत्म हो हो गई। गया। फिर हाँ। क्या है कि अहमदियाज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, तो अब लोगों के अंदर वो आने लगा कि इस्लाम क्या है, कौन प्यूरिटन है। पहले अहमदियाज हैं तो क्या हमको शियाओं को भी मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, वो जो पिछली बार मैंने बातें की थी वो सारी बढ़ने। तो हम्म। उसके बाद से आपने देखा कि एक रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। अब भुट्टो के बाद जो है जियाउल हक आए सत्ता पर, और जियाउल हक तो मिलिट्री डिक्टेटर थे, कोई बहुत पॉपुलर भी नहीं थे। भाई 71 का युद्ध भी नहीं लड़ा था उन्होंने, वो तो 73 में जॉर्डन में थे, और उन्होंने वहां पे पैलेस्टीनियों का काफी कत्लेआम किया था, उसके खिलाफ काफी, उनके खिलाफ काफी वो थी, और वो था। लेकिन अब वो आए, कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, सत्ता तो काबिज हो गए, लेकिन अब क्या करें, कैसे कंटिन्यू करें। तो उन्होंने पहले तो यही बोला कि मैं तो सिर्फ चुनाव कराने आया हूं, चुनाव करा के मैं वापस चला जाऊंगा। शुरू शुरू में वो भुट्टो को सैल्यूट भी करते थे, सर आप डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी मेजर। और भुट्टो को कैसे उन्होंने ब्लू पेट्रोल पहनाई, वो भी उस किताब बहुत, ही वॉज पास्ट मास्टर, आई थिंक वो दिल्ली के इसमें थे, कोई कहीं शक ना की कहीं बात दिल्ली नहीं है का। कि उन्होंने अपनी रेजिमेंट के उनको कर्नल कमांडेंट बनाया वही एक पहली सिविलियन बार होते हुए, हुआ है और पाकिस्तान ब्लू के इतिहास पेट्रोल में बना कि के उनको घुमाई। और क्या होता है कि कई सिविलियंस में ये होता है कि मिलिट्री पॉम्प एंड शो जो है उनको तो यूनिफॉर्म चाहिए। हमारे यहाँ भी है थोड़ा बहुत कि मिलिट्री और यूनिफॉर्म मिल जाए और, पहनने के और लिए क्या तो। है कि वो 7वें नंबर पे थे जियाउल हक, एज यू नो, सीनियोरिटी में ही वाज मेड चीफ, सुपरसीडिंग सो मेनी पीपल। हम्म। जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे वो उनसे सीनियर थे, सर्विस में भी और हर तरीके से। लेकिन उसके बावजूद जियाउल हक ने कू कर दी। और जब जिया को लगा कि उनके पास कोई और क्रेडिबल मीडियम नहीं है जिसके माध्यम से वो अपनी सरकार को स्थिर कर सकें, तो उन्होंने मजहब का सहारा। उनका जो रेफरेंडम था वो भी यही था कि क्या आप इस्लामिक वे ऑफ लाइफ लीड करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो जिस तरीके से जनरल जियाउल हक ने कहा है, और वो रेफरेंडम जो भी शैम था। तो अब जिया चूंकि मजहब के ऊपर आए थे, उन्होंने और ज्यादा रेडिकलाइजेशन की। और उनके यहाँ एक और चीज होनी शुरू हो गई कि जो फौज के अंदर जो ऑफिसर्स थे, उनकी एसीआर कॉलम में उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन, वो कितनी बार वो करते हैं, ये सब। और वो एक दौर था जब आपने देखा कि दाढ़ी वाले जनरलों और इनकी तबलीगी जनरलों की जो एक जमात थी वो बढ़ती चली गई। और आज हालात ऐसे हैं कि उसके बाद कई लोगों ने कोशिशें की, पर एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ servicemen are deeply radicalized. And as I said last time, this radicalization is more profound in Navy and Air Force than in या Army. As I said, probably regimentation in the Army controls radicalization to some extent, but Navy and Air Force have been deeply radicalized. सर, एक बीच में मैं एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें एक ब्रिगेडियर कर्नल और 2 मेजर्स को काफी साल पहले ट्राई हुआ, जो कि जो इंटेलिजेंट कम्युनिटी है उसको रेडिकलाइज कर रहे थे, जो ऑफिसर क्लास है
जो उसको कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स नेवी में इसलिए रेडी, क्यों थोड़े पढ़े लिखे लोग जाते हैं वहां पे, और ये पढ़े लिखे लोगों का भी दिमाग खराब हुआ रिलीजन की तरफ, उससे ये सब स्टार्ट हुआ। व्हाट मतलब। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक चीज और छोड़ दी जो पाकिस्तान आर्मी की, आप रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे थे, इनके यहाँ एक रावलपिंडी केस भी हुआ था जो हम्म। शुरू में ही हुआ था 50 में। दैट वाज एन अटेम्प्ट टू टेक स्टेज अ कू। इट वाज अ प्रो कम्युनिस्ट कू व्हिच दे हैड ट्राइड। फैज अहमद फैज और अकबर खान और इन लोगों को ओके। हाँ हाँ, हाँ वो हाँ। 50s में हुआ था। उसकी मैंने बात नहीं की क्योंकि वो बड़ा जुवेनाइल अटेम्प्ट था एक कू का, जो बड़ी हम्म जल्दी फेल हो गया और ये सब पकड़े गए। हम्म। लेकिन ये जो था अभी क्या था कि हिजबुत तहरीर एक हाँ, ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुत तहरीर, मैं वो नाम मेरे को, हाँ। हिजबुत तहरीर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पैन इस्लामिक बातें करता है। इनफैक्ट ब्रिगेडियर अली खान वाज अरेस्टेड फ्रॉम आर्मी हेडक्वार्टर्स फॉर दिस। व्हेन हिज court martial started, prosecution had submitted a list of 413 office witnesses, which included an Air Force officer who was willing to bomb the GHQ during Corps Commanders Conference. So, ओए। Hizbut Tahrir believes in global Islamic Emirate. It does not believe in Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq. Though हम्म they say we are a peaceful organization, but they don't believe in the Westphalian concept of a nation state. They believe in one global Islamic Ummah. So they have been trying. And I think one of the reasons why Navy and Air Force are more radicalized is I think in the present context, radicalization is seeping more through the net and other things, and we're more educated and more exposure in bigger cities makes them more susceptible to radicalization. And that is probably what's happening. There have been also certain naval chiefs who had very close linkages with Tabligh and such radical organizations who have एंड in अलकायदा ऑल्सो, अलकायदा इन्फिल्ट्रेशन जिस प्रकार से मतलब नेवल और एयरफोर्स स्टेशंस में हुआ है, कुछ हिजबुत तहरीर से, कुछ अलकायदा से, या इनका की उनका रैंक एंड फाइल काफी रेडिकलाइज है मोर देन आर्मी। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अलकायदा इन इंडियन स्टेट, जिसको AQIS कहते हैं, उसने काफी रेडिकलाइज किया। अगर आपको याद हो, एक PNS जुल्फिकार कल के नौसेना का पोत था जिसको हम्म AQIS ने कैप्चर कर लिया था। अब AQIS कैसे कैप्चर कर सकता है फुल्ली लोडेड वॉरशिप को? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पीपल आर इनसाइड। इनसाइडर। इनसाइड इट वाज जूनियर। पीएनएस मेहरान सर, आपको याद है, वो बहुत बड़ा PNS अटैक था, मेहरान तो कर इनसाइडर जॉब उससे था। पहले की बात है। PNS हम्म मेहरान का मैंने पहले ही बताया था कि PNS मेहरान में जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने कहा 17 फिदाइन शहादत के लिए आए हैं, और उन्होंने 200 मीटर की दूरी से मोर्टार यूज करके 12 P3C ओरायंस वहां खड़े थे, उसमें से 3 ही मॉडिफाइड थे। उनमें से उन 3 में से 2 को डिस्ट्रॉय कर दिया। अनमॉडिफाइड वालों को उन्होंने टच भी नहीं किया। हम्म। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि 32 साल नौसेना में नौकरी करने के बाद मैं नहीं बता पाऊंगा देख के कि P3C ओरायन मॉडिफाइड कौन सा और कौन सा नहीं है। तो जो हाँ। आदमी फाटा और वहां रहता है उसको तो पता होना, तो इनसाइडर तो थे ही थे। बट हम्म PNS मेहरान तो एक शोर स्टैब्लिशमेंट था, ये नेवल एयर स्टेशन था जहां से वो जाता था। PNS हम्म। जुल्फिकार एक शिप था, ओ। फुल्ली लोडेड वॉरशिप था जिसको टेक ओवर कर लिया ना। वॉरशिप के अंदर तो सिर्फ सर्विंग पर्सनल ही हो सकते हैं। और क्या था कि इट वाज द जूनियर ऑफिसर्स हु टुक ओवर द शिप। उन्होंने टेम्परेरीली शिप को टेक ओवर कर लिया। वो दुर्भाग्य से उसके बाद, या आप सौभाग्य से कह लो, वो उसके आगे नहीं बढ़ पाए। उसका कारण ये था कि जो रीइंफोर्समेंट आ रही थी वो उनकी नहीं आ पाई। और रीइंफोर्समेंट कौन थी? रीइंफोर्समेंट फिर सर्विंग और रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स थे जो यूनिफॉर्म पहनकर वेपन लेकर बोट से आ रहे थे, इन्फ्लेटेबल बोट से, क्योंकि डॉकयार्ड तो बंद होता है, आप हाँ हाँ। डॉकयार्ड के गेट से नहीं आ सकते। तो ये लोग बोट लेके आ रहे थे और यूनिफॉर्म में। जो सेंट्री खड़ा था उसने देखा, अब एक साउथ एशियन मेंटालिटी होती है कि हमारे यहाँ फ्यूडल माइंडसेट इतना ज्यादा है कि ऑफिसर को कैसे पूछे। तो ऑफिसर हम्म तो पूछे कैसे यूनिफॉर्म में, वो भी कि सर कौन है आप और क्या है, पहचानते हो तुम ऑफिसर को? लेकिन वो थोड़ा अकलमंद था सेंट्री। उसने देखा कि ये जो वेपन कैरी कर रहे हैं ये हमारे सर्विस इशू वेपन नहीं है, ये तो कोई दूसरे टाइप के हथियार है। हम्म। तो अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप कहां से आ रहे हो क्या है। उसने क्या किया, एक गोली हवा में चला दी। नो, ये लोग जो बिल्कुल ही tense थे, they were very tensed and they were edgy, they immediately opened fire. The moment they opened fire, their identity was revealed and the next rounds of fire actually burst the boat. Inflatable raft थी जो उसका एक बुलेट लगी and the boat sank.
So most of them drowned actually, rather than being hit by bullets. And as a result, the reinforcement could not reach PNS Zulfikar. And as a result, the Navy could recapture the ship and take over. Otherwise, they had planned to take it to Persian Gulf, where they wanted to attack US aircraft carrier. And a fully loaded warship can remain at sea for months. Yeah. And they may not have been successful in targeting a US aircraft carrier, but they could have easily sank dozens of merchant ships. They could have blocked Persian Gulf for years, if not months. My God. It would have been that sort of a situation which could have been catastrophic for global trade and global economy. So that was the level of threat that emanated. And a lot of people from AQIS and even Islamic State have influence in all three services. But in percentage terms, it is more so in Navy and in the Air Force. तो ये बताओ सर, आर्मी पे ही आएंगे हम ज्यादा। तो ये जब इन्होंने अपना मोटो चेंज किया, इन्होंने अपनी कुछ ट्रेनिंग में भी चेंज किया है अदर देन बिकमिंग मोर इस्लामिक, और उसके बाद कयानी ने और बाजवा ने और इन लोगों ने क्या कोशिश करी है डी रेडिकलाइजेशन की? देखिए, पहले जो अटेम्प्ट हुआ डी रेडिकलाइजेशन का, वो मुशर्रफ के टाइम से होना शुरू हो गया। हाँ, मुशर्रफ का बताओ जरा, मुशर्रफ का क्या रोल था सर? देखिए, जैसे मैंने कहा, मुशर्रफ कमांडो था, मुहाजिर था, आर्टिलरी से आया था। तो जैसे भुट्टो ने गलती की थी जियाउल हक को बना के ये सोच के कि ये सबसे कम पावरफुल है, ये सबसे कम कुछ काम कर पाएगा, क्योंकि ये 71 की लड़ाई भी नहीं लड़ी है इसने, तो इसको तो कोई सपोर्ट होगा ही नहीं। उन्होंने भी मुशर्रफ को बनाया ये सोचकर कि ये आर्टिलरी का है और मुहाजिर है, इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। पर मुशर्रफ ने कैप्चर किया। मुशर्रफ, आपको मालूम है क्या कर रहा है उसने कारगिल में। और ये जो खबर थी, ये इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को पूरी तरह से बताई थी। उनको कोई कुछ चीजें बता दी, पर पॉलिटिकल लीडरशिप की समझ में नहीं आया ये कर क्या रहे हैं। जैसे मियां जी के समझ में नहीं आया, वो जो कॉन्फ्रेंस में आए, बोला हम कुछ कर रहे हैं, हाँ बस वही, और चाय पिला दी और सैल्यूट मार दिया, उसी में राजी हो गए। तो लेकिन क्या है, जब मुशर्रफ ने कू कर दी और टेक ओवर कर लिया, और उसको जब उसने टेक ओवर किया, तो उसमें कई, अगर आप देखो तो कई जो जनरल्स जो उसके साथ थे, बड़े स्टॉन्चली थे, वो काफी रेडिकलाइज्ड जनरल्स, जनरल अजीज, और जो कराची कोर कमांडर था, तबलीग की जमात का बड़ा रेगुलर मेंबर था, ही यूज्ड टू गो फॉर तबलीग एवरी ईयर रेगुलर। तो ये सब लोग थे, ये सब लोग मुशर्रफ के साथ थे। जो दो लेफ्टिनेंट जनरल्स इसके खिलाफ थे, मतलब जो मियां जी के साथ थे, एक पेशावर कोर कमांडर था और एक क्वेटा कोर कमांडर था, उनके खिलाफ इन्होंने पहले ही एक्शन ले लिया था, और उनको इतनी दूर भेज दिया गया था कि वहां से वो कुछ कर नहीं सकते, न पेशावर से न क्वेटा से। इन्होंने टेक ओवर किया। लेकिन उसके बाद जब 9/11 और यूएस ने बोला कि आइदर यू आर विद अस, एंड मुशर्रफ एग्रीड, एंड यूएस स्टार्टेड टारगेटिंग अफगानिस्तान, then Musharraf started sidelining all these radicalized generals. And धीरे धीरे उसके टाइम में ये हो गया कि कम से कम एक फ्लोइंग बियर्ड वाला मेजर जनरल से ऊपर नहीं जाए, ये उसने कोशिश करनी शुरू कर, एनलाइटेंड मॉडरेशन। और मुशर्रफ के टाइम उसने काफी शो पीसेस भी किए उसने, जैसे हिंदूज को आर्मी में लेना, 2 मेडिकल ऑफिसर लिए, पहला सिख ऑफिसर कमीशन किया पाकिस्तान, बड़ी उसकी पब्लिसिटी कराई उन्होंने। तो ये सब चीजें उसने की। उसके जमाने में एक बड़ी संख्या में क्रिश्चियन ऑफिसर्स ब्रिगेडियर रैंक तक पहुंचे, एक बहुत ज्यादा नंबर पे क्रिश्चियन ब्रिगेडियर्स बने उसके टाइम पे। सर, कितनी मात्रा में होंगे क्रिश्चियन हिंदू ऑफिसर्स या जवान पाकिस्तान आर्मी में, ऐसी बैक ऑफ द एनवेलप काइंड ऑफ? हिंदू और सिख तो मेरे ख्याल से आप उंगलियों में गिर सकते हो, एक आधी होंगे, 2-4 होंगे। हाँ। क्रिश्चियन ऑफिसर्स एक जमाने में काफी थे और आज भी होंगे। जो पंजाब से क्रिश्चियन ऑफिसर्स आते हैं और जवान हैं, उनकी संख्या हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं, स्पेशली ऑफिसर्स की रीजनेबली ठीक ठाक थी। और मुशर्रफ के टाइम उनको अच्छी खासी पोजीशंस में गए और काफी बड़ी संख्या में मतलब 10-12 ब्रिगेडियर्स एक जमाने में उनके क्रिश्चियन ब्रिगेडियर्स थे। और ये उसके टाइम में हुआ, उसको दिखाया गया। उसके बाद कयानी आए। कयानी वाज दो overtly not so, but he was also to some extent a fundamentalist. कयानी के टाइम none of these Christian brigadiers actually rose to the level of major generals. उसके टाइम में जितने बोर्ड्स हुए उसमें they were all finished off at that year.
कयानी के टाइम पहली बार मिलिट्री इंटेलिजेंस को यह बोला गया कि तुम ऑफिसर्स के प्रे करने के तरीके पर ध्यान रखो। अच्छा। ही डिड नॉट वांट कि कोई क्लोजेटेड शिया ऊपर उठ जाए, क्योंकि शियाज में तकैया का कॉन्सेप्ट होता है। तो कयानी जो है वाज आल्सो फेयरली, कयानी का बैकग्राउंड भी वो था, यू शुड नो, ही हैड कम फ्रॉम अ जेसीओस फैमिली एंड he was from that section of the society which was influenced by radicalization and not very sure of himself, a very unsure person. तो उसने कोशिश की कि ना तो माइनॉरिटी सेक्ट से लोग ऊपर जाएं, ना माइनॉरिटी फेथ से ऊपर जाएं, और उसको उसने जनरली वहां पे किया। कयानी के बाद जब बाजवा साहब, अगेन बाजवा सिलेक्शन यू नीड टू सी, बाजवा वाज नंबर 4 in senior. He was not considered a favorite. When people were talking, they were talking about number 1, number 2, number 3, and number 5. Bajwa was considered the least unlikely. Now, Bajwa's career, if you actually look, Bajwa rose in military because of aura effect. AURA, aura. अच्छा। Aura of his brother and his maternal. He had two people in his close family who had got the highest gallantry award. ओके। So, ये उसका भाई है, उसका भाई है, उसका भाई है, उसका भाई है. So he rose. Now, what happened is he was not looked up very highly by the officers as far as his professionalism concerned. He was not professionally seen as a very bright chap, but a popular chap because he hailed from a family of martyrs. Oh. Martyrs, matlab, it was easy. And Nawaz Sharif selected Rahil Sharif thinking that ye again come hai. So he was selected. And he was genuinely not a hardcore religious chap. He was a fairly enlightened chap. And during his tenure, he also tried to, he did away with what Kayani had done, कि कोई शिया ऊपर नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, वो सब चीजें खत्म हो गई उसके जमाने में. He was that way enlightened man, not a उन्होंने काफी कुछ किया रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए और किया. और उसके बाद जब जनरल बाजवा आए, he was so of course accused of being a closeted Ahmadiyya because his wife was from an Ahmadiyya family, so there was a lot of things. He was again selected for this reason कि ये बहुत weak होगा, he will not be able to do so. और अगर आपको पता हो कि जब उनके खिलाफ तहरीके लबैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर, तो उन्होंने कई बार ये कहा कि आपको अपने आर्मी चीफ के ऑर्डर्स को नहीं मानना चाहिए. और उसके कारण यही था कि उनका ये कहना था कि ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो अहमदिया है. So those were the issues which came into being, and that's why Bajwa was given extension. He was given 3 years more. He continued for 6 years, and that was basically to keep him because they felt he was wrong. One of the reasons why he refused to act against Tehreek-e-Labbaik Pakistan when Faizabad intersection में इन्होंने road block की थी, वो भी यही था, क्योंकि that protest was against allowing Ahmadiyyas to contest elections through closed door. अगर आपको याद हो उस टाइम पे डेबिट देना था, उसकी जगह एक सोलमली अफर्म करके आ गया था, और जिसको कि टीएलपी का फॉर्मेशन, वन ऑफ द मेन एजेंडा ये था कि आपने ये जो इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट किया है, ये आप अहमदियाज को लाना चाहते हो. और इसीलिए जब वो आर्मी हुई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि आर्मी को बोलो कि हटाने के लिए, आर्मी said we will not be able to remove them. And General Bajwa was not willing to take on directly on him, lest he be accused कि as an Ahmadiyya he is trying to act against this anti-Ahmadiyya demonstration. So ये एक मुद्दा था जो चलता रहा, और उसके बाद तो अब जो हो रहा है आप देखिए. ये बताओ, इसका मतलब पाकिस्तान आर्मी में कर्नल के बाद ये बड़ा फैक्टर है कि आप शिया हैं, सुन्नी हैं, अहमदिया हैं, क्रिश्चियन हैं, किस तबके से आते हैं, जेसीओ की फैमिली से आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं आजकल. उनके यहाँ भी कैरेक्टर चेंज हो गया आर्मी का. बहुत जेसीओ एनसीओ के बच्चे ऑफिसर्स बन रहे हैं, वहां पे भी फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे जा रहा है. तो इसका मतलब प्रमोशन में पाकिस्तान आर्मी के अंदर आपका रिलीजियस और होना ना होना, ये बड़ा लॉटरी का बात है. देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कर्नल के लेवल से, बट हायर लेवल पे तो हमेशा ही करता. कर्नल के ऊपर कह रहा हूँ, कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर. और क्या है कि ये डिपेंड करता है उस टाइम चीफ कौन है. और अगर आप देखो पर्सनैलिटीज जो है, ये डिपेंड करती हैं कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है. मुशर्रफ किस बैकग्राउंड से है, बाजवा किस बैकग्राउंड से है, रहील शरीफ किस बैकग्राउंड से है, और कयानी जैसे जेसीओ का
बेटा था वो किस बैकग्राउंड से है। तो ये हर चीज का मैटर करता है, और ये मैटर करता है उस टाइम चीफ कौन। जैसे कयानी के टाइम इट मैटर्ड वेदर यू आर अ शिया और नॉट। हम्म तहरील शरीफ के टाइम इट डिडंट मैटर, बाजवा के टाइम प्रोबेबली इट डिडंट मैटर, ही वांटेड पीपल टू कम अप फ्रॉम अदर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी और समथिंग्स लाइक। तो हम्म ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे हो, कहाँ हो। क्योंकि देखिए, अगर आप देखें, एक जमाना था जब पाकिस्तान आर्मी में शियाओं की संख्या काफी थी। जनरल मूसा खान, हु वाज कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी अंडर अयूब खान, वाज अ शिया। हिज सक्सेसर जनरल याया खान वाज आल्सो अ शिया। सो देयर वाज अ टाइम, एंड अभी भी अगर आपने देखा हो, इस बार भी जब व्हेन सिलेक्शन वाज देयर वाज वन ऑफ द शिया जनरल्स हु वाज, आई थिंक, अथर अब्बास, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या नाम था, ही वाज इन कंटेंशन टू बी द चीफ। तो हम्म ऐसा नहीं है, ये कभी कभी होता है। जैसे जिया उल हक के टाइम में यू वुड कीप अ ट्रैक ऑफ हु इज हु, क्योंकि क्या है कि ये सटल न्यूआंसेस है। क्योंकि जब आप प्रे करते हो, हाथ पकड़ के कर रहे हो या हाथ खुले रख के कर रहे हो, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि शिया सुन्नी कौन है, क्या है। तो ये सब चीजें होती रही हैं, और पाकिस्तान आर्मी का इस्लामाइजेशन हो रहा है। इसको कर्टेल करने की कोशिश की गई है, इसमें शक की बात नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल के अटैक के बाद ये काफी सक्सेसफुल हुए थे। पर अगेन, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने फिर अफगानिस्तान में तालिबान को लाकर अपने हाँ पैर पर एक कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि कई बार क्या है, मिलिट्री माइंड वैचारिक आइडियोलॉजिकल इश्यूज को नहीं समझ पाता, और वही ये स्थिति है। वो ये नहीं समझ पाए कि जो अफगान तालिबान है और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो वैचारिक रूप से तो एक ही है। दे आर आइडियोलॉजिकली वेरी क्लोज, दे फॉलो द सेम आइडियोलॉजिकल। तहरीके तालिबान ऑल्सो कंसीडर्स मुल्ला अखुंदजादा एज अमीरुल मोमिन, हम्म and so does Al Qaeda. So we need to understand how theological linkages and ideological linkages connect all such outfits. And this very often people with pure understanding of international relations or strategy or military do not understand. तो सर मुझे ये बताओ, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं एक आपके व्यू चाहता हूँ। आपने शुरू का काफी बता दिया। पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पाकिस्तान आर्मी का जो है रिलेशनशिप, आपको पता है कैसा है। किसी प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने पूरा टेन्योर नहीं करने दिया। नवाज शरीफ इज बैक नाउ। पिछली बार इमरान खान को इसलिए निकाला गया कि यार चीफ कौन इलेक्ट करेगा, मतलब आर्मी चीफ के लिए अगर रख देते उसको तो ये जो है। अब थोड़ा पीछे क्या हुआ और आगे आप क्या सोचते हो कि ये पॉलिटिक्स में कैसे होने वाला है? मुनीर क्या रोल प्ले करने वाला है इस इलेक्शन में? क्या नवाज शरीफ वापस आएगा तो विल ही रेन इन द जनरल्स? क्या फौज को बैरक्स में भेजा जाएगा? ये इसके बारे में आपकी क्या सोचते हो आप? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जो अभी केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन है ये आर्मी का अपॉइंटेड है, हम्म और आर्मी ही परोक्ष रूप से सरकार चला रही है। क्योंकि केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन, पहली चीज तो संवैधानिक जो लिमिट है 3 महीने की, उससे ज्यादा बढ़ चुका है। और हाँ केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये तो पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं। अफगान हम्म को एक्सपेल करेंगे, आप ये करेंगे, ये पार्टी ये पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं करेगा, ये होगी, कई चीजें ऐसी कर रहे हैं जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन की परव्यू से बहुत आगे है। पहली चीज तो एक्सटेंड करके, तो ये आर्मी का बैकिंग है जिसके कारण ये बने हुए। तो आर्मी तो एक मेजर रोल प्ले कर रही है। जैसा दिख रहा है, आर्मी अभी चाहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो रूलिंग पार्टी बन जाए। वो बड़े खुश थे शहबाज शरीफ के साथ, पर दुर्भाग्य से पीएमएल-एन का जो कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चरिंग है, वो चाहेंगे नवाज शरीफ ही बॉस, जो है नवाज शरीफ ही रहेगा। शरीफ फैमिली में जो खानदान है ना, हम्म वो बड़ा ही पेट्रियार्कल है। जब तक इनके अब्बा साहब जिंदा थे, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होके भी अब्बा साहब को जी अब्बा जी ही करते रहते थे। वो जो डिसीजन लेते थे उसके आगे नवाज शरीफ की भी नहीं चलती थी। और हम्म जब अब अब्बा साहब नहीं है, तो जो नवाज शरीफ बोलते हैं वही बात चलेगी, चाहे शहबाज शरीफ कुछ भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ फिर भी आर्मी से ज्यादा। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब नवाज शरीफ आएंगे, जब भी पावर सत्ता में आएंगे, नवाज शरीफ कोशिश जरूर करेगा आर्मी जनरल्स को ट्रेन इन करने की। वो क्योंकि देखो इसने बहुत भुगता है, बेचारे ने बहुत भुगता है। वो मौत के मुंह से सक्सेसफुल वो सऊदी अरेबिया ने सक्सेसफुल बचा लिया इसको, नहीं तो वो इसको वो मुशर्रफ ने सक्सेसफुल जेल। होगा कि हाँ? नहीं होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम्म अभी तक क्या है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, बड़े ही जुवेनाइल तरीके से उन्होंने जनरल्स को रेन इन करने की कोशिश की है। The first thing which they should have done is that they should have given made chairman joint chiefs of staff committee
more powerful. They could have put certain troops under him directly. स्पेशल फोर्सेस या कुछ इस तरीके की फोर्सेस जो हैं उनको डायरेक्टली उसके अंडर में रख देते, जिससे कि he would have had forces to counter them. Then maybe move Rawalpindi Corps commander somewhere far away. Rawalpindi so close to the thing, 111 brigade which is located in उसको भेजो वहां हमारे अपोजिट कारगिल वगैरह में, उसको भी कहीं और भेजने की आवश्यकता है. Similarly, you need to set up some things which is there which can counter them, and then probably once you have managed to defang army chief, because as of now chairman joint chiefs of staff committee, despite being senior, despite being notionally also senior, कई बार नहीं होता. जियाउल हक के केस में हमने देखा, he was much senior to him, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा senior. He was number 1 and Ziaul Haq was number 8, but उसके बावजूद he could not do anything, and it became a problematic thing. So I think if they have to do it, they need to do it more systematically. They need to create that. Nawaz Sharif would definitely want to do that. Whether he will succeed or not is a very very debatable point. एक और चीज मैं सर, मुझे पता आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके साथ तो पूरा दिन बात कर सकते हैं सर. ISI फंडिंग जिहादी एलिमेंट्स इन इंडिया, सपोर्टिंग तालिबान इन पाकिस्तान, सिख मिलिटेंसी हेयर, और CIA के साथ उसके रिलेशनशिप. थोड़ा सा सर ये बताओ कि अब ISI की क्या पोजीशन है. भाई इमरान खान ने अपनी कुर्सी गई उसकी because he was trying to remove the ISI chief. तो इसको कैसे आप देखते हो? ISI का क्या रोल है? It has become bigger than the army chief या कुछ है something? देखिए, ISI is a very powerful entity and they have people from different walks of life headed by army officers. ISI officers are generally not liked within the army. Let me be very clear. If you talk to an army officer and if he knows that somebody is in ISI, he would generally hate. There is a certain sense of, I think, hatred within the army. As far as maybe jealousy also यार ये बहुत powerful है. Yeah, maybe jealousy and also a certain fear. See, there is a sense of fear also. He might be reporting on me. He might be so obviously there is a certain amount of hostility against an ISI officer. Having said that, ISI chief is under army chief. Let there be no doubt. Whenever ISI chief has tried to wriggle out of army chief's control, he has been put in place. And that's what happened in Faiz Ahmad Faiz case. He became too close to the prime minister. Though the prerogative of appointing DG ISI rests with prime minister constitutionally. And that's what happened, as you know. When they transferred him, Bajwa transferred him, and Imran Khan created a problem saying that this is prime minister's prerogative. You should send 3 names, this, that. He did all that. And Bajwa said, no, he has to go for corps commander's duty. He has not done his corps commander duty, which is essential for him to go. And he needs to go. So he had to go. So eventually he prevailed. So that is as far as I think. Now what happens is ISI runs, like all intelligence agencies, run their own agenda. What they perceive to be the interest of Pakistan. Now please understand, it is their perception. Now that perception is often deeply flawed. They thought that they need a regime in Afghanistan which is favorably disposed towards them. Which was the only political force they thought they could support was Taliban, because nobody else would listen. So they thought, let's bring Taliban to power. Not realizing that Taliban could eventually become a Frankenstein's monster. And it has become. So as a result, while Taliban captured power, DGISI went to Kabul, ensured Panjshir was cleared, the cabinet was formed, everything was done with DGISI's concurrence. But eventual effect is what? Today you are back to square one, where TTP is growing. Similarly, as far as India is concerned, ISI is convinced that India needs to be balkanized. So they support anyone and everyone which is working towards balkanization of India. Pakistan's economy being what it is, they have constraints of funds, but they run their own businesses. They indulge in drug trade and other things where they generate a lot of funds which are not under nobody's control. And as you know, thousands of tons of military cargo which used to go to Afghanistan from Karachi port actually disappeared. Yeah. While many of it went to the non-state actors or forces that were controlling Karachi like MQM, etc. Quite a bit of it was also taken away, pilfered by ISI. So
ISI is sitting on a stockpile of unaccounted for weapons and armament, which they can supply to the people who they want. So that they are doing. So that's the case. They are also running businesses. They are doing a lot of things. So they have a funding. But as I said, whenever ISI chief has tried to outgrow his boots and tried to take on army chief or act independently of the army chief, they have been brought. ये क्लियर है, ISI which is the I think one of the biggest int agencies जो अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया में जो भी उल्टे सीधे काम ये करते हैं, ISI ही जनरेट करती है। दे सर ये मुझे बताओ कि दिस इज क्लियर कि इट इज अंडर द पाकिस्तान आर्मी, पॉलिटिशियंस हैव ट्राइड, इमरान खान तो बेचारा जेल चला गया इस चक्कर में, हैड ही नॉट फेडरल विद दिस। लेकिन ये बताओ सर मुझे कि ISI का भी जो है हाथ अफगानिस्तान में कितना है, और नहीं उससे पहले सर कौन कौन सी तहरीक तंजीमें हैं जो एक्चुअली में पाकिस्तान के हाथ में, कौन सी इनके हाथ में नहीं है, और अपने लश्कर है, जैश है, इनमें से हाउ मेनी तंजीम्स आर अंडर द पाकिस्तान ISI, उनकी सुनते हैं या नहीं सुनते, और कितने हैं जो कि अपने अपने रास्ते पे चल पड़े और दे डोंट लिसन टू देम? देखिए ऐसा है कि कोई भी तंजीम पूरी तरह से इनकी नहीं सुनती और कोई भी तंजीम पूरी तरह से इनकी नहीं सुनती, ऐसा। अच्छा। लश्कर तौयबा इनके काफी कंट्रोल में है, काफी कुछ इनकी बात सुनती है। जैश ए मोहम्मद बनाई इन्होंने थी पर आज पूरी तरह से इनके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि आइडियोलॉजिकली जो है वो तालिबान के साथ जुड़ी हुई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कई ऐसी आउटफिट्स हैं जो इनके साथ जुड़ गई हैं, जो किसी जमाने में इनसे फंड लेती थी। जैसे अफगान तालिबान, इनसे फंडिंग मिलती थी। अफगान क्वेटा शिविरा क्वेटा में था, लेकिन क्या आज वो कंट्रोल कर सकते? नहीं। अफगानिस्तान की कैबिनेट में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान ISI से जुड़े हुए, पर क्या वो इस स्थिति में है कि पूरी तरह से प्रो पाकिस्तान डिसीजन ले ले? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अफगानिस्तान की एक रिक्वायरमेंट है कि अफगानिस्तान का जो आवाम है वो पाकिस्तान से चिढ़ता है बहुत ज्यादा, और उनको ये लगता है कि उनकी सारी मुसीबतों की जड़ जो है पाकिस्तान है, और जितनी भी उनके ऊपर समस्याएं आ रही हैं, जो भी, और अभी जो इन्होंने एक्सपेल्शन किया है, जो अफगान्स का किया है, उसने और भी ज्यादा इसको अनपॉपुलर कर दिया है। क्योंकि अफगान नागरिक जो तालिबान के शासन के अंदर जा रहे हैं, वो तो बेचारे, आप समझ ही सकते हैं उनकी क्या हाल होने वाला है। महिलाएं हैं, एक बड़ी संख्या में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो काम कर रही थी पाकिस्तान में, उनका क्या हश्र होने वाला है अफगानिस्तान में। ये तो मतलब ये टर्मोइल तो रहेगा इस इलाके में। लास्ट क्वेश्चन सर, हाउ डू यू सी पाकिस्तान, क्या ये ब्रेकअप होगा, अपने आप ब्रेकअप होगा या उससे होगा? क्या फ्यूचर क्या देखते हो? अब इकोनॉमी भी डाउन है, चाइना के साथ भी रिलेशंस इनके CPEC को लेके और काफी खटास है, ग्वादर को लेके और इन चीजों को लेके। बलूचिस्तान इज always perpetually under boiling somewhere or the other. So आपका क्या है, आज क्या सिचुएशन है, और how do you see Pakistan 10 years later? मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं वो हमेशा से रही और बढ़ती जा रही। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस है, चाहे सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हो, एथनिक फॉल्ट लाइंस हो, ये बढ़ रही। अर्थव्यवस्था उनकी चौपट है, इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स। So today you can say Pakistan is an artificial state which is kept together artificially by the army. So Pakistan, as I said, has four major fault lines: sectarianism, economic crisis, ethno-nationalism, and radicalization or Talibanization. And these are all eroding the state structure. But at the same time, Pakistan has traditionally had three integrating factors. One was Islam. Initially, when they tried to say that we are no longer Baloch, Pakhtun, Sindhis, and Bengalis, we are Muslims and we are Pakistanis. Today, Islam is no longer an integrating factor because, firstly, what should be the role of Islam in the society is debated. And more importantly, it is also debated whose version of Islam, because Islam has never been a monolith from the time Prophet was on his deathbed. So, whose version? So, Islam is not there. The second is army. Army has kept it together. That's the only functioning institution, and that as long as army continues to be a credible institution, Pakistan will remain. Please remember. That's why radicalization in army is a very serious problem.
problem, because that withers the army. You are seeing dissensions within the army, which was never the case. And that could be a catastrophic thing as far as Pakistan is concerned. As of now, the rot has not reached up to the top. So people like Adnan Rashid, etc., from Air Force can be the spokespersons of TTP or something like that. But it has still not reached up to the top level. So that is the thing. So it is an state which is kept artificially together by the army. And finally, the third important integrating factor is animus towards India. So this animosity towards India also keeps them together. So when India actually assumes a more hostile posture, it actually helps Pakistan to remain united. And that we need to understand. So those people who talk tough against Pakistan and Pakistani public or Pakistani people, I think in a way help Pakistan to remain united. ये बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। मैं बहुत लोगों को ये बात कहता हूँ, यार ये जो चिल्लम चिल्ली करते हैं और रोज गाली देते हैं पाकिस्तान को, आप रोज जो है उनकी मदद कर रहे हो। इंडिया का कल्चर अलग है सर। हम एक मैनिफेस्टेशन है ग्रेट सिविलाइजेशन के। हमारी सोच, हमारी हर चीज में लहजा अलग होना चाहिए। हिंदुस्तान है। See, as I said, Pakistan Studies program which they run actually justifies why Pakistan was created, and they always say India's secularism is a sham secularism. तो जो हमारे यहाँ होता है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते होंगे फिर ये। बिल्कुल, वो तो दिखलाते ही हैं। उनकी तो कोशिश ही ये रहती है जस्टिफाई करने के लिए। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी विदर हो जाए, either due to internal dissension or because of an external war or external actor, that day the Pakistan will wither away. Pakistan will. And I have always held that Lebanonization of Pakistan is not in India's interest. Yes. But Balkanization is. And there is a difference between Lebanonization and Balkanization. Lebanonization is a state that I define that existed in Lebanon in 70s and 80s, where external boundaries of a state remain intact, but the internal actors become autonomous as far as their interaction with one another is concerned, as well as with external actors is concerned. But Balkanization is deep division. So Lebanonization is problematic, because if Lebanonization happens and if Taliban was to become Pakistan's Hezbollah, we have a problem in hand. Because there was already a case when there was a firing from across the border in Punjab, which was not attributable to Pakistan army. And you have to take a decision, how do you deal with it? Because it's not Pakistan army, but if you react anything, it's an act of war. So we have to take a call. That's not in our interest. But a neat division into 3 or 4 states, maybe in Pakistan, India's interest, because that could eventually lead to integration of South Asia, which is the long-term objective, because obviously an Akhand Bharat or a South Asian Union, South Asian Economic Union is the requirement. And but for that, India will benefit if Sindh alag ho jata hai, Balochistan या ये, so smaller states they will depend on India for everything. And but ये लगता है सर कभी होगा? आपको क्या लगता है? आपकी क्या? Not only India will benefit, but the entire South Asia will benefit. See, please understand, it is not. I'm not talking from an extremely parochial point of view and saying that only India will benefit. Even Sindh will benefit, even Balochistan will benefit, even Pakistan will benefit if it breaks, because Pakistan is a hostage of an ideology which is flawed. Now that ideology will not let it thrive. And as a result, any disintegration of Pakistan could lead to integration of South Asia. And that would be in the interest. और सर हमारे मुद्दे भी कई, अभी हम पॉलिटिक्स और फौज से निकल जाएं, हम दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स हैं सर। वाटर का इशू है, वी आर वाटर ह्यूजली वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, पॉपुलेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है। आगे जाएंगे तो हम ये एक एरिया जो है बहुत पीछे छूट जाएगा। इतनी गरीबी है, गुर्बत है, तो और ये एरिया के तो ये इश्यूज भी हैं। खैर पॉपुलेशन का इशू तो बहुत बड़ा इशू है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट टुडे बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव कम बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, which is a very positive development. Bangladesh has come. We really we still have some. Bangladesh has come to 2.0 below 2.1, which is the replacement level. India has also reached, according to certain reports, we have also fallen below replacement. So we have managed to stabilize our population. Water issue also, we are stressed, but not to the extent. But Pakistan is procreating. It is the fastest growing country outside sub-Saharan
Arab world and sub-Saharan Africa. So its population is growing, it's severely water stressed, there are problems. And as I said, unless, of course, Pakistan disengages from its ideology, there is no salvation for at this moment. थैंक यू वेरी मच सर देर सो क्या कहें हम पाकिस्तान विल मडल अलॉन्ग जो आपकी लैंग्वेज है बहुत साल पहले आपने यूज की थी शायद किसी सेमिनार में See, as of now it will muddle along. Let's see how it happens. It's too early to say how does the election happens, what happens next. If there is a sensible leadership, it may like to dissociate itself from two-nation theory and try and become a territorial state. Because as of now, Pakistan claims to be an ideological state. which it is not, which अब वो फसाद उतर चुका है. One last thing sir, ये ऐसे आ गया माइंड में. Sir, should we have army to army, we have relations, talks with so many countries, should we engage Pakistan army directly sir with between the two armies? Should we have seminars or talks or something? कुछ करना चाहिए engage एक दूसरे को? I don't think so it will work out at the higher level, because see, Pakistan army has a vested interest in Libya. You can deal with ex-servicemen level. There are a lot of organizations which were dealing with India-Pakistan ex-servicemen level. We need to educate Pakistan's society, Pakistan's public. That is what we need to reach out. Pakistan's army should be the last target, because it has a vested interest in keeping the pot boiling. They have to project an existential threat to Pakistan from India to actually maintain their primacy in the body politic of Pakistan. So अभी टाइम नहीं है उस चीज के लिए, बट यस पाकिस्तान जो पब्लिक है उसको एजुकेट करना, द राइट काइंड ऑफ मैसेज शुड गो. सो वंस अगेन कैप्टन आलोक बंसल, what a pleasure and honor to speak to you. Lekin we have a lot of this thing for this will come out in New Year, January 2024, but I think February 2024 we must have part 3 also, because I need to discuss more with you on AFPAC region and Balochistan and Iran Pakistan relation, Iran और Saudi Pakistan relations वो रह गया है, वो किसी और दिन. Thank you very much sir, धन्यवाद. Thank you.